नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। तो आज हमने जो विश्व भूगोल के आर की परीक्षा में 2001 से लेकर के 2021 तक के जितनी भी परीक्षाएं हुई आर की, तो उसके प्रीलिम्स और जो मेंस एग्जामिनेशन में वर्ल्ड जियोग्राफी के जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, और कौन से प्रश्न कब किस परीक्षा में आए हैं वो भी इसके नीचे लिखे हुए हैं। तो लगभग पूरा जियोग्राफी इसको हमने कवर किया है। और ये एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि ये टॉपिक वाइज, जैसे पठार का पूरा यहाँ पे, फिर घाटियाँ से कितने प्रश्न आए, विश्व और उनकी देश सीमाएं जो भी हैं, तो इस तरह से टॉपिक वाइज सारे प्रश्न लिए गए वन बाय वन। और ये पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी इसमें कवर्ड मिलेगा 2001 से लेकर के 2021 तक की आर की परीक्षा में प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों में जो पूछे गए वो सारे यहाँ पे हमने लिए। ठीक है, तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक है ये है ब्रह्मांड। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, अब कब कब होता है? केवल पूर्णिमा के दिन होता है, केवल अमावस्या के दिन होता है, ए और बी दोनों यानी पूर्णिमा अमावस्या दोनों में सूर्य ग्रहण होता है, और डी ऑप्शन में है ना तो ए और ना तो बी। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए, सूर्य ग्रहण सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये मान लिया आपकी अर्थ है और ये आपका सन है, और इसके बीच में अगर मून आ जाए तो सन की जो लाइट है वो पृथ्वी पर ना पड़े या उसकी छाया पड़े, तो इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो केवल अमावस्या के दिन होता है। और जो चंद्र ग्रहण पड़ता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि चंद्र ग्रहण जब भी पड़ेगा तो उस दिन पूर्णिमा जरूर होगी, लेकिन ये भी बात सही है कि हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण जिस दिन होगा उस दिन पूर्णिमा जरूर होगी, लेकिन अब ये इसका मतलब नहीं है कि पूर्णिमा जिस दिन होगा उस दिन चंद्र ग्रहण ही होगा, तो ये रिवर्स सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल अमावस्या के दिन ही क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। दो तीन चीज़ें मून के बारे में समझ लीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है। तीन शब्द हैं, एक तो होता है ब्लू मून, क्या होता है, उसके बाद दूसरा है सुपर मून, क्या होता है, और इसके बाद तीसरा है इसमें ब्लड मून, क्या होता है। इन तीनों वर्ड को लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और एक दो बार प्रश्न भी इससे पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पे एक एक लाइन में आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, अब देखिए, ब्लू मून के बारे में अगर कहा जाए तो सिंपल सी इसकी डिफिनीशन है, यदि किसी एक सौर महीने में एक से अधिक पूर्णिमा प्राप्त हो, यानी किसी भी सौर महीने में एक से अधिक पूर्णिमा अगर प्राप्त होगी तो जो दूसरी पूर्णिमा होगी उसको क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। किसी भी सौर माह में, देखिए सौर माह चंद्रमा दोनों अलग अलग होते हैं। जो चंद्रमा होता है वो अलग दिन का होता है, और जो सौर माह होता है वो अलग दिन का होता है। चंद्र मास जो होता है वो होता है 29 दिन का। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि सौर मास कितने दिन का होता है। बहुत ही आसान चीज़ है, कई बार आपने पढ़ा होगा। तो ब्लू मून की जो डिफिनीशन है, किसी भी सौर मास में एक से अधिक पूर्णिमा पड़ रही है तो जो दूसरी पूर्णिमा पड़ेगी उसको हम क्या कहेंगे? ब्लू मून। क्लियर? देखिए, उसके बाद फिर आता है सुपर मून। सुपर मून क्या होता है कि जब पूर्णिमा के दिन, मैंने अभी आपको बताया कि पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो पूर्णिमा के दिन जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उपभू की स्थिति में आ जाए। देखिए, उपभू होता है और अपभू होता है। उपभू का मतलब चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम, और अपभू का मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक। सौर और पृथ्वी के बीच में उसको अपभू, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं अपसौर और उपसौर। ये सूर्य के रिस्पेक्ट में बात होती है, और अपभू और उपभू की जब बात होगी तो ये मून के रिस्पेक्ट में बात होगी। तो सुपर मून क्या होता है कि यदि पूर्णिमा के समय चंद्रमा उपभू की स्थिति में आ जाए और अपने सामान्य आकार से क्या होता है 14 से लेकर 17-18% के आसपास बड़ा दिखाई पड़ता है, जिससे चंद्रमा की जो रोशनी है वो 30% के आसपास ज़्यादा पृथ्वी पर प्राप्त होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? सुपर मून। क्लियर? ब्लड मून के बारे में देखते हैं कि पूर्ण चंद्रग्रहण के समय, तो चंद्रग्रहण की समाप्ति के पूर्व चंद्रमा क्या होता है? एक कॉपर रेड की भांति दिखाई देता है, और इसी को हम ब्लड मून कहते हैं। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कई बार प्रश्नों में इससे पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो आंसर था सही वो ऑप्शन बी होगा, केवल अमावस्या के दिन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, और ये आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी में मिल जाएगा फैक्ट के रूप में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर चौथे नंबर पे लोहा। ये इसका ऑर्डर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो टाइटन किसका चंद्रमा है या किसका उपग्रह है?
तो जो टाइटन है ये शनि का चंद्रमा है या उपग्रह है उसका। शनि के उपग्रह की बात करें तो 84 है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? तो निक्स और जो हाइड्रा हैं ये चंद्रमा है प्लूटो के, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें पृथ्वी से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न जो आते हैं सिंपल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी और मैपिंग आप कर लें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं बनाता है? तो जो ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं बनाता है वो ये उत्तरी अक्षांश तो नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे, ठीक है। 60 अंश उत्तरी अक्षांश ये कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसके बाद फिर इसका दूसरा प्रश्न है प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो प्रधान यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधान यामोत्तर जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है, जिसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। पहला है यूके, दूसरा है फ्रांस, तीसरा स्पेन, चौथा अल्जीरिया, नाम लिखते रहिएगा, पांचवा है माली, छठा है बुर्किना फासो, और सातवां है टोगो, आठवां है घाना, और उसके बाद नौवां है अंटार्कटिका यानी जो साउथ पोल है वो। तो ये 9 जो हैं देश, इनसे गुजरती है प्रधान यामोत्तर रेखा। अब इसमें से पूछा गया कि नहीं गुजरती, इनको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे नाइजर आपको मिल जाएगा जिनसे नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग विधि है, इससे पृथ्वी की आयु निकाली जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसमें फिर ज्वालामुखी आ गया, ज्वालामुखी से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका डिटेल डिस्कशन जहाँ पे आवश्यक हो रहा हम वहीं पे करें, क्योंकि मतलब अधिकतर डिस्कशन हम अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग की सीरीज है उसमें लगभग 18-19 सेशन हमने लिए हैं, वहाँ पर कर चुके हैं। तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ आप उस सेशन को जरूर देख लीजिए और इसको देख लीजिए, तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। प्रश्न जो भी आएंगे आप उसको करने में लगभग पूरी तरीके से सक्षम होंगे, आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्राकातोआ ज्वालामुखी कहाँ है? तो सिंपल सा है, क्राकातोआ ज्वालामुखी जो है वो इंडोनेशिया में है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। ये थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, सही है सही नहीं है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है ना। तो पहला है इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा हुई है। दूसरा ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा तो हिस्सा मतलब इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये पेरू का भाग नहीं है। किसका भाग है ये इक्वाडोर का हिस्सा है, आपने देखा होगा मैप में हमारे साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे केवल करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, और दूसरा जो इसका कथन दिया गया है इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए जो करेक्ट है, 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, लेकिन यहाँ पे 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, वो लगभग 100-110 के आसपास है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें महाद्वीप से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आप जानते हैं एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार। तो एशिया तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसके बाद फिर किसका नंबर आता है? तो उसके बाद फिर अफ्रीका का नंबर आता है, तो वो अफ्रीका आ जाता है यहाँ पे। देखिए 7 कॉन्टिनेंट हैं अभी तक, और उसमें सबसे पहला एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका आता है, और फिर अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये आप जो एक ऑर्डर है इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर एशिया होता तो एशिया सही होता। इसके बाद विश्व के पर्वत श्रेणियाँ, इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हैं वाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। कई बार हमने मैप में इसको डिस्कस किया, आपको मैप में दिखाया भी है कि वाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। तो ये यूएसए में पाए जाते हैं, वाइट पर्वत है, ग्रीन माउंटेन है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये 2 सूचियाँ दी गई हैं, आपको इसको अरेंज करना है एक ऑर्डर में। यहाँ पे वो नहीं लिखा गया जो कूट इस तरह से होते हैं, हम आपको यहीं पे दिखाते हैं। आल्पस पर्वत क्या है? तो आल्पस जो है एक वलित पर्वत है। उसके बाद वॉस्जेस क्या है? तो एक भ्रंशोत्स पर्वत है, ये भ है, भ्रंशोत्स पर्वत है। विंध्य क्या है? विंध्य एक अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? एपिनाइन है, पेरिनीज है, दिनारिक आल्पस है, और जूरा है। तो यहाँ पे एपिनाइन पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है, बाकी और इटली में स्थित नहीं है।
इसके बाद फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? पेरिनीज है। ठीक है, आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, हमने करा के रखा है ये सब कुछ। इसके बाद ये पठार से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 5000 मीटर, लगभग 4500 से 5000 मीटर के आसपास है। तो यहाँ पे हम 5 किलोमीटर इसका आंसर सही करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है, वैसे हमने ये करा के भी रखा है। इसके बाद फिर ये घाटियाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? वो कार्स्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो यहाँ पे भारत से बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा नहीं है? तो रूस है, ब्राज़ील है, कनाडा है, और क्या दिया है? ये तीनों तो बड़े ही हैं भाई। तो फ्रांस है, फ्रांस जो है ये बड़ा नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू एरिया की बात हो रही है। जाम्बिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब जाम्बिया की सीमा किससे नहीं मिलती है पूछा गया है। तो जाम्बिया की जो सीमा है वो नामीबिया है, तंजानिया है, अंगोला है, बोत्सवाना है, सभी से मिलती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो आप इसको देखिएगा, मतलब जितने भी देश दिए गए सबकी सीमा जाम्बिया से मिलती ही है। इसके बाद या आप कह सकते हैं कि जाम्बिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो अब इसमें से पूछा गया कि मध्य अमेरिका में कौन सा देश स्थित नहीं है। तो यहाँ पे सियरा लियोन जो है ये स्थित नहीं, बाकी पनामा, हंडुरास, ग्वाटेमाला ये सारे हैं। सियरा लियोन कहाँ? ये अफ्रीकन कंट्री है एक। इसके बाद इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? तो यहाँ पे ब्रुनोई के साथ इंडोनेशिया अपनी भूमि साझा नहीं करता, बाकी तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी सभी के साथ ये करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक, ये पोलिनेशिया है, गलत टाइप हो गया है। पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग क्या नहीं है? टोगा है, ये तुवालू है, ताहिती है, तिनियन जो है ये पोलिनेशियाई द्वीप समूह का भाग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वादे की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है? उसको मिंडनाओ जो द्वीप समूह है इसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। इसके बाद फिर लैंडलॉक्ड कंट्री से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलरुद्ध देश है? ये ठीक है, तो स्थलवृत्त या स्थलरुद्ध देश है। तो यहाँ पे है अंगोला, चाड, केनिया और सेनेगल। तो इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे चाड जो होगा ये स्थलरुद्ध देश है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन सा दिए गए हैं इसमें? कंबोडिया है, लाओस है, मलेशिया है और थाईलैंड है। तो यहाँ पे लाओस जो होगा एक स्थलरुद्ध देश होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? आर्मेनिया है, मोंटीनेग्रो है, बोत्सवाना है और इथोपिया है। देखिए आर्मेनिया, बोत्सवाना एवं इथोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। आर्मेनिया जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान एवं तुर्की से घिरा है। बोत्सवाना की बात करें तो नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका से घिरा है। और इथोपिया की बात करें तो वो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और सूडान से घिरा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे ये इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पे मिल पाया, बाकी हमने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिणी सूडान के लिए सही नहीं है? सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यह एक स्थलवृत्त देश है, इसकी राजधानी अकोबा में स्थित है, इसका मुख्य नदी जो है वो वाइट नील नदी है, इसका मुख्य धर्म क्या है? इस्लाम है। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे ये सही है, एक स्थलवृत्त देश है और इसकी मुख्य नदी क्या है? वाइट नील नदी है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 और 3 करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बोत्सवाना स्थित नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। इसके बाद फिर पुराना नाम नया नाम दिया गया है देशों का, आपको इसको मैच करना है। तो यहाँ पे ये श्याम का जो नाम है, श्याम ये थाईलैंड का नाम है, इससे मैच हो जाएगा। फार्मोसा जो है वो ताइवान का नाम है। मेसोपोटामिया इराक का नाम था पहले, और वर्मा जो है ये म्यांमार का नाम था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर सकते हैं। उसके बाद फिर देश की राजधानियों एवं नगर से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? अब राष्ट्रीय राजधानी इसमें से कौन कौन नहीं है?
तो यहाँ पे बान राष्ट्रीय राजधानी नहीं है और न्यूयॉर्क जो है ये राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन इसके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि जो न्यूयॉर्क है वो यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क तो नहीं है। तो बान और न्यूयॉर्क यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। तो बाल्टिक सागर के तट पर स्वीडन और नॉर्वे स्थित नहीं, बाकी ये तीनों ही जो दिए गए हैं वो हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो मध्य पूर्व का हिस्सा कौन से देश नहीं है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जॉर्डन इजराइल, लेबनान इजराइल, सीरिया लेबनान और जॉर्डन तुर्की। तो ये सारे ही देश जो हैं ये मध्य पूर्व में स्थित हैं, तो यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल पाया। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में कौन सा देश पाया जाता है, आइसलैंड पाया जाता है। आप मैप में देखेंगे आपको दिखेगा ये पूरा। उसके बाद नगर और नदी के किनारे ये स्थान दिए गए हैं, तो इनको मैच करना है हमें। नहीं, इसमें ये पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बान राइन नदी, कायरो नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी और वियना जो है ये वोल्गा नहीं, ये डैन्यूब नदी के किनारे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये देश और कैपिटल दिए गए हैं, तो ये प्रश्न पूरा टाइप नहीं हुआ, हम आपको बता देते हैं क्या क्या है। देखिए म्यांमार की राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी यहाँ पे है न्यायपीता, ठीक है। और कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो वो नहोम पेन। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। और लाओस की राजधानी क्या है, वियंटियन, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ये यहाँ पे दिया गया है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट जॉन्स डोमिनिका, सेंट डोमिंगो, अल सल्वाडोर, सेंट सल्वाडोर और बहामास नसाउ, इसमें से पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे डोमिनिका जो है ये सेंट डोमिंगो से रिलेटेड नहीं है। डोमिनिका जो होता है यहाँ की राजधानी है रोसेयू। बाकी एंटीगुआ बारबुडा सेंट जॉन्स और डोमिनिक गणराज्य जो है उसका होता है सेंट डोमिंगो। यहाँ का डोमिनिक गणराज्य का जो होगा वो सेंट डोमिंगो, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर, बहामास का नसाओ। इसके बाद फिर ये पूछा गया है कि नदी और शहर दिए गए हैं, आपको इसको सही से सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सत अल अरब ये बसरा, पराग्वे जो है वो एसेंशियन, नाइजर जो है ये नियामी, डेन्यूब जो है ये वियना, बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे मैच है। इसके बाद फिर ये जलमंडल से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो वो जो रहता है वो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। उसके बाद विश्व के प्रमुख समुद्र से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए समुद्र वाला भी हमने पूरा करा के रखा है। इटली है, सिसिली है, सार्डिनिया है और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है। तो ये जो है वो टेरहेनियन सागर है, इससे घिरे हुए ये सारे देश, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित सागरों में से सागरों का पश्चिम से पूरब क्रम है। अब मैप आपने देखा है तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। आप मैप में देखेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमने करा के रखा तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन की उसकी आवश्यकता नहीं है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है, तो सारगैसो की समुद्र की जो विशिष्टता क्या है वो विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। देखिए ये सेशन हमने इसलिए लिया कि जो हमने पढ़ा है वो चीज़ें हमें प्रश्नों में मिलेंगी, आगे एग्जामिनेशन में कितना हेल्पफुल होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू मतलब एग्जामिनेशन वो चीज़ें हमें जब दिखती हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो चीज़ें हमें आएंगी एग्जामिनेशन में, वही सारी चीज़ें पूछी भी गई हैं। लवणता क्या एक प्रश्न था, तो ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पे स्थित है, तो ये जाहिर सी बात है कहाँ है, यूएसए में है। और विश्व की नदियों से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया। पहला है, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दूसरा जो है, रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। राइन नदी जो है उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि पश्चिमी या आप दक्षिणी जर्मनी की बात कर सकते हैं, वहाँ पे ये स्थित है। इसके बाद नदियाँ और प्रवाह स्थल दिया गया है कि कहाँ पे वो प्रवाहित होती हैं। तो हम इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लीना कहाँ की नदी है, आप ये भी याद करिएगा, ये रूस की नदी है, तो ये आर्कटिक सागर से रिलेटेड है। आमूर ये रूस और चीन दोनों की नदी है, तो ये कहाँ गिरती है, प्रशांत महासागर में। टिग्रिस जो है ये तुर्की, सीरिया, इराक की है, तो ये फारस की खाड़ी में। और माही जो है ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात यहाँ की है, तो ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। महावेली गंगा एक नदी है कहाँ की, तो ये जो है श्रीलंका की एक नदी है। इसके बाद फिर द्वीप से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। तो मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है
तो मैं जो ये द्वीप है ये कहाँ का है, ये हिंद महासागर का द्वीप है, आप जानते हैं अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। अब आपको बताना है कि द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसको हम कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो वो होक्काइडो, होन्शु, शिगुको और क्यूशु, याद रखिएगा बिल्कुल। कौन सा है, उत्तर से दक्षिण है, यानी इधर होगा होक्काइडो, इधर फिर होन्शु, इधर शिगुको और इधर फिर क्यूशु। लोम्बेक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है, तो ये जो है बाली और लोम्बोक के मध्य स्थित है। उसके बाद फिर यहाँ पे झील और जलप्रपात से रिलेटेड प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है, ये झील है यहाँ पे, ठीक है, झील है। तो यहाँ पे टांगानिका, बैकाल, सुपीरियर और ग्रेट बियर झील, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा टांगानिका झील, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो वो जो निकलती है ताना झील से। कई बार मैप में हमने इसको डिस्कस कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है, तो सुपीरियर झील पर कौन सा जो नगर है वो स्थित है, तो वो डुलुथ है। मैप में ये भी हमने देखा, हमने 5 महान झीलों को बना के ही, खैर उसका एक अलग फिगर ही था, वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कर रखी हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो टिटिकाका झील बोलिविया पेरू, और उर्मिया झील ईरान, रेंडियर झील जो है ये रूस की नहीं है, कनाडा की है, हमने मैप में भी इसको रखा देखा। अथाबास्का झील जो है वे कनाडा की है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है फिर से, तो बैकाल रशियन फेडरेशन, मलावी अफ्रीका की है, कैस्पियन सागर जो है एशिया यूरोप का है, टांगानिका जो है ये अफ्रीका की है। तो यहाँ पे ये सभी, मलावी जो है ये अफ्रीका की है, सॉरी एशिया की नहीं है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। इसके बाद अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये झील 4 देशों से घिरी हुई है और यह अफ्रीकी, ये भ्रंश है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी केवल करेक्ट होगा, क्योंकि ये झील जो है 4 देशों से नहीं 3 देशों से घिरी हुई। कौन कौन से देश हैं, बिल्कुल नाम याद कर लीजिए। पहला है तंजानिया, युगांडा और केनिया। कौन सी झील, विक्टोरिया झील। इसके बाद बालखस झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है, तो जो बालखस झील है वो कहाँ, कजाकिस्तान में स्थित है। और निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि विश्व धरोहर स्थल कौन सी झील है, तो ये क्रोएशिया की प्लिट्विस झील जो है ये विश्व धरोहर स्थल झील है। देखिए आप ये भी देखते रहिएगा कि कब ये प्रश्न पूछा गया है, प्री में पूछा गया, मेंस में पूछा गया, किस ईयर में पूछा गया है। उसके बाद फिर नहरों से रिलेटेड प्रश्न है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन कौन से हैं, तो सुएज नहर के एक तरफ पोर्ट सईद है, एक तरफ पोर्ट सुएज है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद फिर नदी है और बांध है, तो किस नदी से कौन से बांध रिलेटेड हैं आपको ये बताना है इसमें। देखिए कोलोराडो जो है ये हुबर, और दामोदर जो है ये आप जानते हैं पंचेत हिल, नील जो है ये आसवान बांध है, और जाम्बेजी जो है वो करीबा बांध है। इसके बाद करीबा बांध निर्मित है, तो करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है, तो जाहिर सी बात है जाम्बेजी नदी पर निर्मित है। और चक्रवात से कुछ प्रश्न है। निम्नलिखित चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया, तो इसमें से भारत को प्रभावित किसने नहीं किया, तो नरगिस जो है इसने भारत को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि इससे जो सबसे ज़्यादा तबाही हुई कहाँ हुई, वो म्यांमार में हुई है। विली विली है, तो विली विली क्या है, तो विली विली एक उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, कई बार मैच करने के लिए भी आया है इससे। वायुमंडल से कुछ प्रश्न है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है 78%, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन 20% के आसपास। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है। अब देखिए इसमें पूछा गया कि सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो जाहिर सी बात है सबसे निचली सतह होती है क्षोभ मंडल, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्षोभ मंडल जानने से काम नहीं चलेगा। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपको जानना पड़ेगा। तो क्षोभ मंडल को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप याद रखिए इनको कि क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। अब आप क्षोभ मंडल जानिए, वो उसकी अंग्रेजी आपको नहीं पता तो ये प्रश्न नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद फिर आर्द्रता से रिलेटेड प्रश्न है। तो ग्रीष्मकाल में आई उष्मा यानी ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम
ये आर्द्र है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा यानी ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है, तो जब मौसम उमस वाला होता है तब ये होता है। इसके बाद जलधाराओं से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है। कई बार हमने इसको ऐसे प्रश्न करके रखे हैं। तो वो ब्राज़ील की धारा यहाँ पे क्या होगी, गर्म की धारा। बाकी फॉकलैंड है, लेब्राडोर है, कैनारी, ये सब ठंडी धाराएं हैं। और फिर स्थानीय हवा फॉन, तो फॉन एक स्थानीय पवन है। तो पूछा गया फॉन एक स्थानीय पवन है कहाँ की, तो वो स्विट्जरलैंड की पवन है फॉन। कहाँ से उतरती भाई, तो ये आल्प्स पर्वत के दक्षिणी ढालों से उतरती है। और फिर घास के मैदान और देश, इसके बारे में तो खैर हमने अच्छा खासा सेशन ले के रखा है। तो पंपाज जो है वो अर्जेंटीना से रिलेटेड है, पुस्टैज जो होगा वो हंगरी से रिलेटेड होगा, वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड होगा, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड होगा। फिर ये कथन और कारण दिए गए हैं, आपको बताना है सही है क्या। तो ये अभिकथन जो दिया गया है, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, ठीक है। और उसका कारण दिया गया, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न वन से रिलेटेड है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। अब किसका है, तो वो जापान का जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो वन आच्छादित है। फिर दो सूचियाँ दी गई हैं, आपको इससे मैच करना है। तो यहाँ पे मानसूनी वन ये सागौन और साखू से रिलेटेड हो जाए, विषुवत रेखीय वन जो है ये महोगनी और यहाँ पे कट गया है, महोगनी एवं ये होगा रोजवुड, ये भी विषुवत रेखीय वन है। उसके बाद अगर भूमध्य सागरीय वन की बात आएगी तो आलू बुखारा जैतून ये सब हो जाएगा, और कोणधारी वन की बात आएगी तो चीड़ और फर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नहीं पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है सागौन आगौन जो है ये भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता, ये मानसूनी वनों में पाया जाता है। इसके बाद विश्व जलवायु से कुछ प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, कांगो है, इथियोपिया है, गैबन है, और उसके बाद फिर ये जाय है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इथियोपिया जो है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है, तो इसमें दिया गया है लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन और न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क में भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर जलवायु की किस्म और क्षेत्र दिए गए हैं, आपको सीधे सीधे इनको मैच करना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे विषुवत रेखीय जलवायु जो है ये होगा कांगो में, भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये कैलिफोर्निया में पाया जाएगा, और मानसूनी जो जलवायु है ये पाया जाएगा बांग्लादेश में, और सवाना जो जलवायु ये सूडान में पाया जाएगा। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान जाहिर सी बात है मासिनराम है। कहाँ पड़ेगा भाई, मेघालय में किस पहाड़ी पर पड़ेगा, इसको कमेंट करके बताइए, हमने करके रखा है सब कुछ। कथन और कारण के प्रश्न, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं, और इसका कारण जो दिया गया है, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है, और वर्ष भर समान उच्च वर्षा भी होती है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है, मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है, जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल होती है। इसी वजह से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हुआ। इसके बाद फिर प्रजाति और जाति, इसके लिए प्रश्न है। तो खिरगिज मध्य एशिया, मसाई पश्चिमी अफ्रीका, ये मसाई पश्चिमी अफ्रीका से नहीं होते हैं। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका, एस्किमो जो है वो ग्रीनलैंड। मसाई कहाँ से रिलेटेड है, तो मसाई जो है ये केनिया से रिलेटेड है, अफ्रीका में है जो। इसके बाद फिर निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, और बंटू जो है, बंटू सहारा से रिलेटेड नहीं है, ये पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, और नुबा जो है ये सूडान से रिलेटेड है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो लैप्स जनजाति के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, तो वो स्कैंडिनेविया है। आर्थिक भूगोल से प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक गेहूं और चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन होगा, वो चीन होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो वो कौन है, थाईलैंड है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। फिर ये फसलें दी गई हैं और क्षेत्र दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे रिलेटेड हैं।
तो आपको यहाँ पे सही मैच करना है। तो यहाँ पे रबर जो हो जाएगा वो मलेशिया से रिलेटेड हो जाएगा, कहवा जो हो जाएगा वो कोलंबिया से रिलेटेड हो जाएगा, जैतून जो होगा ये इटली से रिलेटेड हो जाएगा, और गन्ना जो है वो मॉरिशस से रिलेटेड हो जाएगा। इसके बाद एक फसली कृषि विशेषता है, तो एक फसली कृषि विशेषता कहाँ की है, तो वो व्यापारिक अन्न कृषि की एक फसली में जो है ये कृषि विशेषता है। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, धान के लिए कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है और आप इसको जानते भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है। तो चाय में क्या नहीं पाया जाता है, तो चाय में मार्फिन नहीं पाया जाता, बाकी 3 कैफीन टैनिन सब पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है। इसके बाद मूंगफली मुख्य फसल है किसकी, तो मूंगफली जो है वो गैम्बिया की मुख्य फसल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। तो किस देश का प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में, तो भारत का है। और खनिज से प्रश्न है कुछ, तो रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है ये कोयला के लिए। इसके बाद निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। तो यहाँ पे जो बृहत्तम उत्पादक है वो चीन है। और इसके बाद सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा, तो देश और लौह अयस्क क्षेत्र दिए गए हैं, तो कजाकिस्तान का कारागंडा, यूक्रेन का क्रिवाय राग, और यहाँ पे फ्रांस के ये दोनों हैं, नॉर्मंडी और पेरेनीज जो है ये दोनों फ्रांस के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो इसमें से पूछा गया कि सही सुमेलित कौन सा है, तो लॉरेन ये फ्रांस का है, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ का, ये जर्मनी का, ये सही है, बाकी तीनों गलत हैं। इसके बाद लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र आपको बताने हैं, इसमें से कौन सा सही है। तो लॉरेन जो है ये फ्रांस का है, और ये फ्रांस का है, और मिडलैंड जो है ये यूके का है, हमने बना के आपको दिखाया है। और किरूना जो है ये कहाँ का है, ये स्वीडन का है, और कोस्ताने कहाँ का है, ये कजाकिस्तान का है। उत्तर अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, तो लौह अयस्क भंडार के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो यहाँ पे इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार स्थित है, तो वो जो है वो वेनेजुएला में। इसके बाद पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है, तो पश्चिमी जो एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है, वो सऊदी अरब है। इसके बाद विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है, तो जो बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया है। और अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है, तो अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश जाम्बिया है। चिक्की कमाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जो ये है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, तो रूस के प्रमुख संसाधनों में से कौन सा नहीं है, यूरेनियम, बाकी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, रूस। इसके बाद मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, तो वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। और यहाँ पे देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात कौन कौन से हैं, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो चाड जो होगा वो पेट्रोलियम, नाइजर जो होगा वो यूरेनियम, रवांडा जो होगा वो कहवा या कॉफ़ी, और बेनिन जो होगा वो कपास से। ठीक है, और नगर और उद्योग से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं, ये भी मैच करने हैं, केंद्र और उद्योग की बात है यहाँ पे। तो नगोया जो है ये क्या है, ये सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल्स केंद्र है। सलेम क्या है, तो सलेम लौह इस्पात केंद्र है। लॉस एंजल्स क्या है, तो ये हवाई जहाज़ केंद्र है। अबादान क्या है, वो तेल शोधन कारखाना है। निम्नलिखित में से इसमें पूछा गया कि सुमेल नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं। चेलियाब्रिंस्क जो है ये क्या है, ये पोत निर्माण केंद्र नहीं है, धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए रिलेटेड, बाकी सारे सही हैं। इसके बाद पोत निर्माण केंद्र और राज्य पूछे गए हैं कि कौन सा सही है। पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, तो ये तीनों सही हैं। कैमडेन जो है ये फ्लोरिडा का राज्य नहीं है, कैमडेन न्यू जर्सी का राज्य है। ठीक है, और निम्न देशों में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। इसके बाद निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है, तो इसमें से जर्मनी से कौन सा संबंधित, तो ऊपर ताल जो है ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन फुट लूज उद्योग का उदाहरण है, तो फुट लूज उद्योग का उदाहरण कौन सा है, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। इसके बाद किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं जापान में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन
सा कथन सही नहीं है। तो इन चारों कथनों में से बताना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है सूती वस्त्रों के लिए, और जापान सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जो है उसके वो कहाँ स्थित है, वो दक्षिण तटीय क्षेत्रों में ही स्थित हैं। अगर आप क्षेत्र की बात करेंगे तो टोक्यो, याकोहामा, ओसाका, कोबे, हेमजी ये सारे प्रमुख क्षेत्र हैं। और जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। और पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन ये सही हैं इसके। इसके बाद परिवहन से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो कथन और कारण का प्रश्न है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त सामुद्रिक मार्ग है। कारण है वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है या गलत है, क्या है? तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। पत्तन बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पे है पोत भार टन भार है। ये टन भार की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है, तो वो जो है संघाई का है। ठीक है, इसके बाद मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है, तो कौन है वो दक्षिण कोरिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान में ये ग्वादर है, तो पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है, वो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। उसके बाद कुछ विविध से प्रश्न हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पे, तो ग्रैंड बैंक जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। बरमूडा त्रिभुज की अवस्थिति है, तो ये मैप में हमने सारे करके रखे हैं। तो बरमूडा त्रिभुज की अवस्थिति कहाँ पे है, तो पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है, तो ये इटली में होता है। और इसके बाद निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ओपेक का सदस्य इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। आप इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये है। तो यहाँ पे चीन जो है ये सदस्य नहीं है। और पूछा गया निम्नलिखित देशों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भाषा और देश इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन जो है वो चीन से रिलेटेड है। और बहासा जो है ये थाईलैंड से रिलेटेड नहीं है। बहासा किससे रिलेटेड है, ये इंडोनेशिया से रिलेटेड है। उसके बाद ये चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है ये घटित हुई कहाँ पे, तो ये यूक्रेन में है चेरनोबिल परमाणु आपदा। और निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो वो कौन सा देश है, वो है नॉर्वे। इसके बाद पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है अधिकेंद्र। ठीक है, इसके बाद लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई, तो इसमें से कौन सा सही है, तो ये चीन है यहाँ पे। और नेक्स्ट प्रश्न है, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दो कथन दिए गए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है और इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था, तो ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं। तो ये विश्व भूगोल के कुछ प्रश्न थे जो कि लास्ट ईयर 2001 से लेकर के 2021 तक की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आरओ में खासतौर पर पूछे गए, तो वो सारे हमने यहाँ पे लिए थे। तो जो सेशन हमने करके रखे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के, मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आप वो हमारे सेशन 15-18 सेशन आप कर लीजिए और ये पूरा कर लीजिए, तो आपको जियोग्राफी में आगे कोई आरओ की बात करें या यूपीपीसीएस की बात करें समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमने लास्ट ईयर के जो प्रश्न कराए हैं अपने सेशन में वो आरओ और यूपीपीसीएस सभी के पूरे प्रश्न कंबाइंड है। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।